आज हम लोग सी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिकर्शन देखेंगे। रिकर्शन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे गेट हो गया, नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये थोड़ा लेंदी लगता है, तो बहुत इजी में आज हम लोग रिकर्शन देखेंगे। तो रिकर्शन है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। रिकर्शन फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, एक सिंगल लाइन का डिफिनेशन हम लोग जनरल यूनिवर्सिटी लेवल तक लिख सकते हैं। ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको देख लेते हैं, कैसे कॉलिंग होता है और क्यों बोलते हैं कि रिकर्शन को कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल एक फंक्शन है fn, कर्ली ब्रैकेट ओपन किए, यहाँ ये लाइन नंबर ऑफ स्टेटमेंट को दर्शाता है, ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर fn फंक्शन, फिर कुछ स्टेटमेंट आ गया, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब कोई भी प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट करता है मेन फंक्शन से, तो यहाँ समझ लेना मेन फंक्शन स्टार्टिंग है। यहाँ मेरा एग्जीक्यूशन fn से स्टार्ट हुआ, fn से गया, कर्ली ब्रेसेज में आया, यहाँ नंबर ऑफ स्टेटमेंट मिलते गया, वो एग्जीक्यूट करते गया। फिर जैसे ही यहाँ fn मतलब सेम फंक्शन आया, जैसे ही इसको दिखा सेम फंक्शन, तो ये fn तो ये क्या करेगा, अपने ही फंक्शन को कॉल कर लेगा और वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। मतलब कि जहाँ ये डिफाइन हो fn फंक्शन, ज़रूरी नहीं है ये एग्जांपल में हम लोग ऊपर लिए हैं तो ऊपर जा रहा है, ये फंक्शन जहाँ डिफाइन हो वहाँ चला जाएगा डायरेक्ट। इसका मतलब क्या है कि अब जैसे ही ये ऊपर गया तो इसके नीचे का जितना भी स्टेटमेंट हम लिखे हैं वो उस समय एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो क्या करेगा, ये यहाँ गया, फिर से यहाँ fn में गया, fn के अंदर गया, जितना भी स्टेटमेंट हो इसको एग्जीक्यूट किया, फर्दर ये फंक्शन मिला, फिर ये क्या किया, दोबारा यहाँ गया। ये तब तक रिपीट करेगा जब तक कि गिवन कंडीशन मेरा फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही कंडीशन मेरा फॉल्स होगा, fn से बाहर निकलेगा और नीचे जितना भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसीलिए रिकर्शन को हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल करता है। ये हो गया छोटा सा एग्जांपल। अब देखते हैं थोड़ा हाई लेवल का डिफिनेशन कैसे क्या होता है। तो रिकर्शन को हम लोग बीटेक लेवल पे, एमटेक लेवल पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसे स्टेटमेंट को, divides the problem into problems of same types for a smaller इनपुट आउटपुट। ये डिफिनेशन थोड़ा हाई लेवल का हो गया। जनरली जो चीज़ फर्स्ट डिफिनेशन में था, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, सेम चीज़ ये डिफिनेशन भी बताता है हम लोग को, बस लैंग्वेज थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। अब हम लोग 2 पॉइंट को रिकर्शन में मेन हम लोग को याद रखना है और उसी को फॉलो करते हुए जितना भी प्रॉब्लम आएगा, गेट का, नेट का, जितना भी कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम या यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम, बस ये 2 स्टेप को फॉलो करना है और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये 2 स्टेप्स है क्या, 2 स्टेप्स। पहले को हम लोग जनरल बेसिक स्टेप बोलते हैं, बेसिक स्टेप्स, जिसको है पहला बेयर रिकर्सिव कॉल स्टॉप्स और रिटर्न। ये दोनों पॉइंट जो स्टेप बताएंगे वो जब हम एग्जांपल लेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे तो दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा स्टेप है
रिकर्सिव स्टेप्स। बस यही 2 स्टेप को हमको मेन याद रखना है और इसी से जितना भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का, सारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग जनरल एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि रिकर्सिव कैसे वर्क करता है, इंटरनली कैसे फंक्शन को कॉल करता है। यदि फंक्शन 4 बार कॉल हुआ या 5 बार कॉल हुआ तो कौन सा कॉलिंग सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, ये सब जानते हैं। तो एक छोटा सा पहले हम लोग कंडीशन देते हैं। यदि 90% एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूरा प्रोग्रामिंग लिख के नहीं देता है, वहाँ डायरेक्ट आपको कंडीशन दिया जाएगा, जैसे ऐसे फैक्ट एन, ये सिंपल फैक्टोरियल निकालने का कंडीशन है, दिया जाता है ऐसे ही। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्ट दे देगा फैक्ट 1 इफ़, ये 1 कब आएगा, इफ़ n < 4 रहा। यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ट्रू हुआ तो 1 आ जाएगा, यदि फॉल्स हुआ तो इस स्टेटमेंट पे जाएगा, इस कंडीशन पे। बस इतना कंडीशन दिया रहेगा और यहाँ आपको इस कंडीशन के थ्रू ऑप्शन को देखते हुए सही आंसर निकालना रहेगा। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करेंगे, एक एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं कोड के साथ लिखकर, जिससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ कंडीशन में दे देगा बेयर n > 0। ये कंडीशन ऑलवेज देगा कि n कितना से बड़ा हो सकता है, किससे छोटा हो सकता है पूरा। तो देखते हैं अब हम लोग एक जनरल एग्जांपल स्टेटमेंट के साथ, कोडिंग के साथ थोड़ा। तो अब हम लोग फैक्टोरियल निकालने का बेसिक देखते हैं एग्जांपल। इंट फैक्ट इंट n, फिर कर्ली ब्रेसेज ओपन, इफ कंडीशन आया n < 1 रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न n इंटू फैक्ट n - 1 और प्रोग्राम क्लोज, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ इफ़ के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, फिर ये फैक्ट फंक्शन है, यहाँ इंट है तो ये रिटर्न ऑलवेज करेगा, जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो ऑलवेज यहाँ आएगा। तो ये सब थोड़ा नॉलेज बेसिक होना चाहिए। यहाँ इफ़ एल्स के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी हम लोग को होना चाहिए। यदि इफ़ बिना कर्ली ब्रेसेस के लिखा गया तो सिंगल स्टेटमेंट जो आएगा, मतलब बिना कर्ली ब्रेसेस के लिखेंगे तो जो पहला स्टेटमेंट होगा, पहला स्टेटमेंट वो इफ़ का अपना स्टेटमेंट होगा। उसके बाद जितना भी स्टेटमेंट होगा वो इफ़ का अपना स्टेटमेंट नहीं होगा। और यदि इफ़ कर्ली ब्रेसेस के साथ यूज करते हैं तो नंबर ऑफ, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो इफ़ का अपना स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ देखते हैं इफ़ का कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज नहीं है इफ़ के बाद, तो यहाँ जो ये पहला रिटर्न हुआ ये मेरा इफ़ का अपना स्टेटमेंट हुआ, और ये अदर स्टेटमेंट है जो इफ़ का स्टेटमेंट नहीं है, मेरे प्रोग्राम का स्टेटमेंट है। अब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले रिकर्सन को कैसे फॉलो करते हैं वो देखना है। हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी स्टेटमेंट है उसको 1 नंबरिंग वाइज में डिवाइड करेंगे, नंबरिंग देंगे उसको। अब इफ़ का जितना भी स्टेटमेंट होगा, जैसे हमको इफ़ नंबर 1 दिए पहले स्टेटमेंट, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी होता है उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर टोटल मेरा 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट। अब इफ़ का जो अपना स्टेटमेंट आते जाएगा, जितना अपना स्टेटमेंट आएगा उसको पॉइंट में दर्शाएंगे। जैसे इफ़ पहला स्टेटमेंट हुआ, अब इफ़ का रिटर्न अपना स्टेटमेंट है तो 1.1 देंगे यहाँ नंबरिंग। यहाँ डायरेक्ट 2 नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये इफ़ का अपना स्टेटमेंट है तो 1.1 देंगे। यही कर्ली ब्रेसेज यहाँ लगा रहता
तो ये रिटर्न को भी हम इफ़ का स्टेटमेंट समझते हैं और यहाँ 1.2 देते हैं। लेकिन यहाँ इफ़ का ये अपना स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ इफ़ का स्टेटमेंट ख़त्म हो गया तो अब नेक्स्ट डिजिट देंगे, जैसे अब 2 दिए। तो टोटल क्या हुआ, नंबरिंग कैसे होता है वो समझ गए। तो ये टोटल यहाँ 3 स्टेटमेंट है। अब हम लोग ड्राई रन के थ्रू इस प्रोग्राम को समझेंगे कि कैसे रिकर्सन मेरा कॉल होता है, कैसे कौन सा फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है, वैल्यू कौन नहीं करता है वो। अब थोड़ा सा पहले इसमें और बेसिक देख लेते हैं कि यदि हम यहाँ n का वैल्यू खुद लेना है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि n के लिए हम n1 के लिए हमको सॉल्व करना है, 2 के लिए सॉल्व करना है, 3 के लिए सॉल्व करना है, या डॉट 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 के लिए। तो यहाँ हम एक थोड़ा बड़ा डिजिट ले लेते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाए प्रोग्राम। तो हम यहाँ n अपने मन से ले लिए कि 5 है। अब यहाँ मेरा n के जगह मैं 5 रखें, तो जैसे ही 5 आया फंक्शन नीचे जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, नीचे गया, कंडीशन चेक किया। अब यहाँ आया n के जगह 5, कंडीशन चेक किया, 5 लेस दैन इक्वल टू 1, कंडीशन हो गया मेरा क्या, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ तो इफ़ का अपना स्टेटमेंट नहीं चलता है। यहाँ भी एक इफ़ का अपना प्रॉपर्टीज होता है कि जब इफ़ का कंडीशन ट्रू रहेगा तभी उसका स्टेटमेंट चलेगा, यदि फॉल्स हुआ तो उसका स्टेटमेंट नहीं चलेगा, वो स्टेटमेंट को स्किप मार के नीचे चला जाएगा। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो न ये कंडीशन चलेगा मेरा, न ये कंडीशन चलेगा। अब तीसरा पे आया, तीसरा में क्या हुआ, तो मेरा कौन सा n था, 5 इंटू फैक्ट। अब देखिए जैसे ही यहाँ फिर फंक्शन आ गया, लेकिन यहाँ फंक्शन आते ही क्या होता है, कॉल कर देता है अपने फंक्शन को, जहाँ ये फंक्शन डिफाइन है। तो फंक्शन कहाँ डिफाइन था, यहाँ, तो डायरेक्ट ये यहाँ कॉल कर देगा। लेकिन ये कॉल करने के पहले इंटरनली ये अपने आप को सॉल्व कर लेगा। मतलब क्या था, n का वैल्यू 5 था तो 5 - 1 यहाँ 4 हो जाएगा, तब जाके ये यहाँ वापस कॉल करेगा और यहाँ जाएगा अपने डिफिनेशन पे फंक्शन के। अब यही चीज़ को हमको समझना है ड्राई रन के थ्रू कि कैसे कैसे क्या होता है। तो यहाँ हम लेते हैं, समझाते हैं नीचे। अब यहाँ देखते हैं कैसे क्या हुआ। जैसे जैसे हम बना रहे हैं सेम आप लोग को भी करना है, इजी पड़ेगा। टोटल स्टेटमेंट मेरा कितना था, 3। तो 3 स्टेटमेंट का नंबरिंग दे दिया यहाँ, 1, 1.1, 2। अब जब n5 लिए, यहाँ देखें हम लोग n5 लिए, कंडीशन चेक किया, तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया। तो पहला स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया था, 5 लेस दैन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स था नहीं। अब इफ़ का कंडीशन ही गलत हो गया तो उसका स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये इफ़ का प्रॉपर्टीज़ है। तो 1.1 भी मेरा एग्जीक्यूट नहीं किया, डायरेक्ट कहाँ गया, इफ़ स्टेटमेंट के बाहर वाले स्टेटमेंट पे। अब यहाँ आया, यहाँ चेक किया तो क्या आया, 5 इंटू फैक्ट, क्या हुआ, कैलकुलेशन कर लिया। अभी हम बताए थे कि फैक्ट जैसे ही देखा कि फंक्शन फिर से दोबारा कॉल हुआ तो ये अपने डिफिनेशन की तरफ जाएगा, गया, लेकिन जाने के पहले ही ये इंटरनली अपने आप को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ क्या हुआ, क्या बचा, फैक्ट 4। अब ये पहला एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही ये कॉल हुआ था तो वापस यहाँ गया। अब यहाँ क्या हुआ था, n का वैल्यू मेरा पहले ही कम हो गया, पहले ही मेरा n का वैल्यू अब कम हो गया है। तो n क्या हुआ, n पहले मेरा 5 था, अब कट के 4 आ गया। अब यहाँ 4 आ गया, अब 4 के लिए चेक करेंगे, कंडीशन यहाँ आया 4 लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ 4 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फिर गलत हो गया। तो अब यहाँ सेकंड स्टेटमेंट के लिए अब बनाएंगे, जब सेकंड फंक्शन जैसे ही कॉल किया सेकंड, तो सेकंड के लिए बनाएंगे। सेकंड में भी तीनों स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि हर बार तीनों स्टेटमेंट ही आएगा। अब फिर 4 के लिए यहाँ चेक किए तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि कंडीशन ही गलत है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा इफ़। अब सेकंड पे गए तो जैसे ही कंडीशन ही गलत हो गया तो इसका अपना स्टेटमेंट नहीं चलेगा, तो 1.1 भी गलत हो गया। अब इफ़ अपने से बाहर भेज देगा, जैसे ही बाहर आया तो इसको मिला क्या, फिर यहाँ n, अब n का वैल्यू क्या था, 4 इंटू फैक्ट, फिर यहाँ फंक्शन मिल गया। तो पहले ये इंटरनली अपने आप को कैलकुलेट करेगा, तो क्या हो गया 4 - 1, तो फैक्ट हो गया यहाँ क्या 3।
अब जैसे ही ये हुआ, अब ये यहाँ चला गया, फिर से दोबारा यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या हो गया, n4 से घट के 3 हो गया। सेम अब प्रोसेस होगा, यहाँ 3 के लिए अब इफ़ चेक करेगा। सेम यहाँ भी ड्राई रन में अब हम तीसरा के लिए बनाएंगे, तीनों स्टेटमेंट लेंगे 1, 1.1 और 2। सेम अब 3 के लिए भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन गलत है, 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा पहला। सेकंड, जब इफिंग गलत हो गया तो उसका स्टेटमेंट कभी चलेगा ही नहीं ड्यू टू इस प्रॉपर्टीज़, तो सेकंड गलत हो गया स्टेटमेंट। अब तीसरा पे गया, तीसरा में क्या मिला उसको, n क्या है अब 3 × फैक्ट। अब फिर इसको फंक्शन मिला, तो ये यहाँ फिर से चला जाएगा, लेकिन इंटरनली सबसे पहले अपने आप को अंदर कैलकुलेट करने के बाद, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फैक्ट 3 - 1 2। अब यहाँ फैक्ट 2 हो गया। अब फिर ये फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ वापस अपने डेफिनेशन पे चल गया, यहाँ चला आया वापस। फिर अब यहाँ कैलकुलेशन चेक किया, अब यहाँ क्या हो गया, 3 से घट के 2 हो गया। अब फिर चेक करेगा, और यहाँ हम लोग ड्राई रन में फिर अब 2 के लिए बनाएंगे, फिर सेम स्टेटमेंट थी, सारा जितना भी स्टेटमेंट है लिखेंगे। अब 1 के लिए, ये 2 के लिए चेक करेंगे, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन गलत, तो 1 स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अब फिर सेकंड स्टेटमेंट पे गए 1.1 पे। अब जैसे ही इफ़ मेरा नहीं चला तो उसका स्टेटमेंट कभी चलेगा ही नहीं, फिर 1.1 नहीं चला। अब थर्ड स्टेटमेंट पे जाएंगे, यहाँ फिर मिला इसको क्या, n क्या है अभी 2 × फैक्ट। अब फिर जैसे ही फैक्ट मिला तो ये यहाँ उसी समय चला जाएगा, लेकिन अपना कैलकुलेशन इंटरनली करके। तो यहाँ अब n क्या बच गया था, 2 - 1 1, तो यहाँ फैक्ट हो गया 1। अब n का वैल्यू क्या हो गया यहाँ 1। अब 1 के लिए यहाँ कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन सही हो गया यहाँ। तो अब यहाँ लास्ट जब कंडीशन सही हुआ तो स्टेटमेंट फिर तीनों लिखेंगे पहले। अब यहाँ 1 क्या हो गया था, 1 के लिए सही हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 1 सही है, लेस नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो कंडीशन मेरा सही हो गया। तो 1 स्टेटमेंट चला और 1, अब उसका कंडीशन सही हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा यहाँ। अब सेम जैसे ही कंडीशन सही हुआ तो इफ़ का अपना स्टेटमेंट चलेगा, तो रिटर्न यहाँ क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 1। अब यहाँ देखना है, अब यहाँ रिटर्न 1 कर दिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया यहाँ से। अब ये आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करता है, तो जैसे ही यहाँ रिटर्न आया, ये इस रिटर्न कब आया था, ये फंक्शन कब कॉल हुआ था, कब, जब ये फंक्शन आया था। तो जैसे ही ये रिटर्न आया तो ये अपने जस्ट पहले वाले फंक्शन जो इस फंक्शन को कॉल किया था उसको रिटर्न करेगा ये वैल्यू अपना। और कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये 1। तो यहाँ ये फैक्ट 1 की जगह क्या आया 1। अब ये 1 और ये 2 × होगा तो क्या बचेगा, आएगा रिजल्ट 2। अब ये जो 2 आया ये अपने पहले वाले फंक्शन को रिटर्न करेगा वैल्यू, तो यहाँ 2 आया, 2 × 3 6 हो गया। अब ये सेम रिटर्न करेगा अपने पहले वाले फंक्शन को 6, तो यहाँ इफेक्ट 3 की जगह क्या आ गया 6, 6 × 4 24, ये 24 अपने पहले वाले फंक्शन को रिटर्न करेगा। अब यहाँ आ गया 24 × 5 क्या हो गया 120, और वही इसके बाद जैसे ही यहाँ आया रिटर्न दिया तो यहाँ जाएगा और 120 मेरा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ये मेरा इस पूरे प्रोग्राम का मेरा ये हो गया, कैसे कैसे ड्राई रन होता है, कैसे कैसे रिकर्सन इंटरनली चलता है ये पूरा। तो इसका आउटपुट आ गया क्या 120। रिकर्शन बहुत इजी है, बस एक बार कंसेप्ट को समझना है, और ये सबसे इजी और बेस्ट कंसेप्ट है किसी भी रिकर्सन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से आप हर यूनिवर्सिटी न्यूमेरिकल्स रिकर्सन का गेट हो, नेट हो, JRF हो, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कंप्यूटर लेवल का, आप सब बना दीजिएगा इस मेथड से। तो अब नेक्स्ट वीडियो अब टाइप्स ऑफ रिकर्सन और उसका प्रॉब्लम 2-3 न्यूमेरिकल्स मतलब प्रोग्रामिंग और करेंगे और समझाएंगे, जिससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में।